नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। सब लोग एक ही सवाल अब पूछ रहे हैं। एक तो इस बात से जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है कि दिल्ली में क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी। लेकिन दूसरा जो राष्ट्रीय स्तर का बड़ा सवाल उठने लगा है वो ये कि कांग्रेस यहां से क्या कर सकती है। क्या वाकई राहुल गांधी की लीडरशिप, उनका नेतृत्व एक फेलियर है, असफल रहा है? क्या सोनिया गांधी को वापस आकर, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि 2004 में जो सोनिया गांधी ने करके दिखाया था, मुझे वो चुनाव बहुत साफ तौर पे याद है, वो वाकई कांग्रेस और कांग्रेसियों के लिए एक चमत्कार था। क्या सोनिया गांधी, जिनके बहुत सारे एजेंडे नहीं इंप्लीमेंट हो पाए अपनी ही सरकार में पूरी तरह से सही समय पर, क्या उनको वापस पूरी कमान लेनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की? क्या कांग्रेस पार्टी, उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं कि हम जो हासिल करते हैं आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। क्या कांग्रेस पार्टी अपने अचीवमेंट्स को भी नहीं गिना पा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी की ये सबसे बड़ी समस्या है कि बड़ी धारणा उसके बारे में ये बन चुकी है कि उसकी सरकार और उसकी सरकार के तमाम चेहरे निहायत ही करप्ट रहे हैं, भ्रष्ट रहे हैं, और पार्टी और सरकार एक दूसरे को अलग नहीं दिखा पा रहा है। ये सब कुछ बड़े गंभीर सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस को ढूंढना है, लेकिन कम से कम आकलन के लिहाज से हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ आलोक मेहता साहब मौजूद हैं, निर्मल पाठक मौजूद हैं, बलदेव शर्मा जी मौजूद हैं, रेणु मित्तल मौजूद हैं और राशिद अलवी साहब मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला पॉइंट, क्या यह समय आ गया है इस सरकार को यहां तक वाकई पहुंचाने वाली सोनिया गांधी के जोरदार तरीके से टेक ओवर करने का पार्टी को वापस, ये सोनिया गांधी के सोच पर चलने वाली कांग्रेस अब नजर आए? आलोक मेहता। अभिज्ञान जी, देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब इंदिरा गांधी और संजय गांधी वाला फेज हम लोगों ने देखा, जिस समय 77 में पार्टी हारी थी, और राजीव गांधी भी जब आए तब इंदिरा गांधी जिंदा थी, मतलब उस समय जब 82 के उस 81 के बाद, जब संजय गांधी के बाद, तो ये नहीं है कि इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि भाई नहीं काम करो। खास करके जब सत्ता के बाहर थी तो संजय गांधी की सारी आलोचनाओं के बावजूद ये होता था कि नहीं ठीक है वो भी करेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी का ही चेहरा था। तो मुझे लगता है कि चूंकि सोनिया गांधी ने बहुत कुछ इंदिरा गांधी से सीखा है, मतलब वो इंदिरा गांधी तो नहीं हो सकती हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन वो राहुल को ही ज्यादा कमान देना भी चाहती है। एक इसमें एक दूसरा साथ में जुड़ता है कि चूंकि परिवार में सब साथ मिलकर काम करते हैं, $1 मिलियन सवाल अभी साथ में परिवार में भी शायद जुड़ा है, पार्टी में जुड़ा है कि प्रियंका गांधी भी यदि उस साथ में आ जाए तो सोनिया, राहुल और प्रियंका, ये तीनों मिलकर कुछ कर सकते हैं। आलोक मेहता, आप आलोक मेहता की बात से निर्मल इत्तेफाक रखते हैं कि क्या सोनिया गांधी थोड़ा सा 2 कदम पीछे रहना आप पसंद करेंगी? बिल्कुल। अब सोनिया गांधी को आगे क्यों आना चाहिए, पहले तो वो सवाल है। इसलिए क्योंकि 2014 के इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, उससे एक ये इंप्रेशन जाता है कि कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और जिस तरह की खराब, क्योंकि राजनीति में आप लास्ट वर्ड कभी भी उसको फाइनल नहीं मान सकते, क्या होगा कल उसमें कुछ नहीं कह सकते, पर जो एक धारणा ये बनी है कि अभी सोनिया गांधी भी आगे आती हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, या प्रियंका भी आती हैं तो भी वो बहुत इस माहौल को चेंज कर पाएंगे, उसमें बहुत बड़ा शक है। बलदेव जी, क्या कांग्रेस को सोनिया गांधी की जरूरत पहले से अब कहीं ज्यादा है? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि सोनिया गांधी तो हमेशा आगे ही रही हैं, पीछे है ही नहीं वो, और इसलिए ये सवाल कोई मायने नहीं रखता कि क्या सोनिया गांधी को अब आगे आना चाहिए। ठीक है, चाहे पार्टी की कमान हो, चाहे सरकार का नियंत्रण हो, पूरी तरह सोनिया गांधी के हाथ में रहा है। सारे फैसले सोनिया गांधी करती रही हैं, और राहुल गांधी को जरूर परिवार की विरासत आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने कोशिश की। जयपुर में जैसे उनको पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे जनता के बीच में, चाहे एक नेता के रूप में, चाहे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाने के रूप में, वो पूरी तरह विफल रहे हैं। देखिए, जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे, अभी जो 4 असेंबलीज के हुए हैं, उसके 1-2 दिन पहले से ऑलरेडी कुछ इंटरेस्टेड मीडिया में स्टोरीज आने लगी थी कि अगर
कांग्रेस चारों स्टेट हारती है तो क्या सोनिया गांधी फिर कमांड संभालेगी कांग्रेस पार्टी का? कुछ सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो वापस पार्टी को उसी लाइन पे ले जाना चाहते हैं क्योंकि वहां उनका इंटरेस्ट है। सोनिया गांधी ने उनको बहुत कुछ दिया है और वही कांग्रेस पार्टी को चला रहे थे। अब देखिए ट्रांजिशन हो चुका है। इस चुनाव में प्रॉब्लम ये हो गई कि आधे डिसीजन सोनिया गांधी और उनके ग्रुप ने लिए और आधे राहुल ने लिए। जो गाइडलाइंस राहुल गांधी ने बनाई वो सब ओवरटर्न कर दी गई, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो आप दोनों नाव के बीच में तैर रहे थे कि ना आप यहाँ के रहे ना वहां के रहे। जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। अब उसके बाद जब रिजल्ट्स आ गए उसके बाद हमने देखा कि बहुत जल्दी से राहुल गांधी एक्शन में आए हैं। उन्होंने इधर सब स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स बदलने का अनाउंसमेंट शुरू कर दिया है। निर्मल का एक बहुत दिलचस्प पॉइंट था, मैं पूछना चाहूंगा, उसके बाद राशिद साहब को पूरा वक्त दूंगा, कि डैमेज, नुकसान जो होना था वो इस कदर हो चुका है कि अब शायद सोनिया गांधी के भी उस पोजीशन में, उस परिस्थिति में वापस आने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं निर्मल की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कांग्रेस में जितना डैमेज होना था वो हो चुका है। अब तो ये है कि आप किसी तरह बीजेपी को अगर रोक सकते हैं, अगर आप रीजनल फोर्सेस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो कांग्रेस का जो स्ट्रैटेजी होगा वो उनको उस लाइन पे सोचना होगा। और मेरे ख्याल में जहां तक राहुल का सवाल है, वो पूरी तरह से इस हार के बाद वो पूरी तरह से अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने वाले हैं इस कांग्रेस पार्टी में। जनवरी में जो सेशन होगा मेरे ख्याल में उसमें आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में होता है, हारने के बाद पूरी तरह से लीडरशिप, पूरी तरह से लीडरशिप। और कोई पार्टी में नहीं होता। कांग्रेस की विशेषता है कि जैसे हारे उसके बाद पूरी पार्टी पीछे खड़ी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट्स जिस दिन आ रहे थे उस दिन कमाल हो गया था। मतलब यूपी का चुनाव राहुल गांधी लीड कर रहे थे, वो चुनाव हारे, तो उसके बाद कांग्रेस में कतार लग गई नेताओं की एक्सेप्ट करने के लिए कि नहीं हमारी वजह से हार गए, राहुल जी का कोई लेना देना नहीं। इससे साथ एक वो जोड़िए, देखिए लोकपाल के लिए कितना बड़ा राहुल गांधी ने क्या करके बड़ा नाटकी ढंग से कहा भी था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, किसी अपराधी को नहीं हुआ। और अब जो खबर आ रही है कि लालू यादव के साथ बिहार में समझौता करने जा रहे हैं, ये कितनी पराकाष्ठा है। आप लोकपाल की बात करें, आप ऐसे भ्रष्ट अपराधी, इन सारे पॉइंट पर इसीलिए यहाँ पर हम इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस जो क्रेडिट ले सकती है जिस बात का, उनके तो प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कह रहे हैं कि हम तो क्रेडिट ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि जब अगर आप ये दिखना चाहेंगे कि आप भ्रष्टाचार से ऊपर अलायंस आप करने के लिए तैयार है लालू यादव से, तो यहाँ पर बैठे नौजवान कोई मूर्ख नहीं है, ये समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। राशिद अल्वी साहब, कितनी जरूरत है आपको, आपकी पार्टी को सोनिया गांधी के उसी भूमिका में आने की जिसमें वो 2004 और 9 में थी? देखिए, मैं एक बात कहूंगा अभिज्ञान जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आप अलग-अलग करके क्यों देखना चाहते हैं? कांग्रेस की लीडरशिप, सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव होगा। लेकिन यहाँ पे आप जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें एक गलती कर रहे हैं जी, बताइए। ये 4 विधानसभाओं का चुनाव था। यहाँ पे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत थे। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उनकी मदद जरूर कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई पार्लियामेंट के मुद्दे नहीं थे, यहाँ पे लोकल मुद्दे थे। यहाँ पे महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहीं नहीं आते। आपको याद होगा 2004 में जब चुनाव हुआ, अटल जी प्रधानमंत्री थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, तीनों बुरी तरह हारे। भारतीय जनता पार्टी जीती और फौरन एनडीए की सरकार ने फरवरी के अंदर, चुनाव होना था नवंबर के अंदर, फरवरी के अंदर पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, यही सोच के कि अब तो हमारी सरकार बन जाएगी। और मैंने उस वक्त भी लोकसभा में कहा था कि जिन कारणों से आप यहां आ रहे हो, जीते हैं, उन्हीं कारणों से आप वहां हारेंगे। और आप देखिए यूपीए 1 बना, तो विधानसभाओं का चुनाव अलहदा है, पार्लियामेंट का चुनाव अलग। तो आप राशिद ये कह रहे हैं कि जिन कारणों से आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में हारे, उन्हीं कारणों से आप दिल्ली में जीत जाएंगे, से मतलब सेंटर के चुनाव जीत जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए मैं आता हूं उस पर भी। देखिए, विधानसभाओं में हमारी जबरदस्त हार हुई। हमने नहीं सोचा था, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। इस देश के अंदर इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, अटल जी भी चुनाव हारे, नारायण दत्त तिवारी भी चुनाव हारे,
चुनाव हारना और जीतना अगर ना हो तो लोकतंत्र का मतलब ही बदल जाएगा। हम चुनाव हारे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन जहां तक सवाल लोकसभा का है, हम लड़ेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप के अंदर, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं। हमारी कमियां रही हैं, मैं मानता हूं। राजस्थान के चुनाव से एक दिन पहले डीजल की कीमत बढ़ी, सरकार का कमिटमेंट था कि हम देश को आगे लेके जाएंगे, हम सब्सिडी कम करेंगे। हम ये भी कर सकते थे कि डीजल की कीमत 4 दिन के बाद बढ़ा देते। सरकार ने जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से चलती रही। यहां पे हालांकि मुझसे बहुत अगर बढ़िया आप बात बोली ना पूछे, साहब, जिस अभी तरीके से क्या चल रही थी उसी तरीके से चलती रही, सरकार चलती रही, पार्टी निपटती गई। यही तो हुआ है, फैक्ट तो यही है। हेलो, आप 24 घंटे, आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि आप 24 घंटे पहले डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, वोट हेलो। पड़ने वाला है। जी जी, हेलो। हाँ बोलिए राशिद साहब। जी। हेलो, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं जरूर ये कहता कि चुनाव के बाद कीमत बढ़ा दी जाए, लेकिन सरकार एक कदम अपना उठा रही थी और उठाती चली आ रही थी। हम शायद जनता को ये बताने में नाकाम रहे कि पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है। अपोजिशन शोर मचाना शुरू कर देता था। अभी ज्ञान जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ही बताइए कि 1999 के अंदर पेट्रोल की क्या कीमत थी और 2004 के अंदर क्या कीमत थी। एनडीए की सरकार थी। अगर आपने कीमत बढ़ाई तो क्यों बढ़ाई? आपको अगर ख्याल ना हो तो मैं आपको बता दूं कि $32 पर बैरल थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और आज मार्केट में 115 तक चली गई, 4 गुना ज्यादा। तो अपोजिशन ने अपना काम निभाया, गलत या सही जनता को गुमराह किया, और बेसिकली जनता चाहती है कि कीमतें ना बढ़े। केजरीवाल जी, आज मैं उन्हें उनकी इज्जत भी करता हूं और उनको मुबारकबाद भी देता हूं, लेकिन केजरीवाल आरटीआई की वजह से जाने जाते हैं। ये आरटीआई कहां से आया? कौन लाया ये कानून? ये कानून हमारी सरकार लेके आई है। गिनाने के लिए मैं इतने कानून मैं आपको राशिद साहब गिना आपको एक दूंगा। चीज बताता हूं, मेरे पास इस वक्त वो कॉपी नहीं है, लेकिन मैंने उसको बहुत ध्यान से पढ़ा। जरा सुनिएगा मेरी बात को, और ध्यान से सुनिएगा। आप भी खुद बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व के धनी है, तो जरा समझिएगा मेरी बात को। प्रधानमंत्री ने आपके पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में, जब अपने आप सांसदों को देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस मुल्क की अफसरशाही काम नहीं करती है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। वो फाइलों पर इसलिए साइन नहीं कर रही है क्योंकि वो इस बात से डरती और घबराती है कि कहीं इन फैसलों को सीवीसी और सीएजी उठा ना दे और ये मुद्दों में ना तब्दील हो जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप लोग बार बार ये कहते हैं कि आरटीआई हमारा काम है, आरटीआई हमारा अचीवमेंट है, ये बहुत सारे मसले जो सीएजी और सीवीसी ने उठाए हैं ये आरटीआई की वजह से उठे हैं। आप मुझे आज ये एक्सप्लेन करिए कि आपकी सरकार क्या मानती है। आरटीआई भ्रष्टाचार को सामने लाया है, तो क्या आप मान रहे हैं कि आरटीआई आपका अचीवमेंट है? आपके प्राइम मिनिस्टर फिर क्यों कहते हैं कि सीएजी और सीवीसी की वजह से उनके देश के ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते? ये उनका रिटन स्टेटमेंट है, ये मेरा सवाल नहीं है आपसे। आप अपने स्टैंड में विरोधाभास देखिए। आप आरटीआई को क्लेम करना चाहते हैं और आप सीएजी और सीवीसी को नगण्य ठहराना चाहते हैं। फिर कौन सी डिबेट हो रही है इस मुल्क में करप्शन पे? जी प्लीज। अभी ज्ञान जी, आरटीआई हमारा अचीवमेंट है, ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक सवाल सीवीसी और सीएजी का है, तो सीएजी में तो सारी की सारी रिपोर्ट ही पार्लियामेंट के अंदर आ जाती है, कहीं आरटीआई की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहां मैं फिर कहूंगा, आप 2G की बात करेंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सीवीसी का, सीएजी का काम सिर्फ इतना है कि वो ऑडिट करे, सरकार की पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज नहीं किया। क्या आपको लगता है आपके प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट सर, क्या आपको लगता है आपके प्रधानमंत्री का ये कमेंट सही है? ये कहना कि देश की अफसरशाही आज, और उन्होंने किस सेक्टर को लेकर कहा? आपके स्टेटमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहा
इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मूलतः वो सेक्टर है जो विकास के लिए जिम्मेदार होता है, खासतौर पर अर्बन इंडिया, शहरी हिंदुस्तान के लिए। आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अफसर फाइलें साइन करने को तैयार नहीं है और अफसर डरता इस बात से कि सीएजी और सीवीसी में ये मसले उठ जाएंगे। क्या ये दलील, एक मिनट सर, क्या ये दलील एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जायज है? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं आपसे, इसका आगे कोई सवाल नहीं पूछूंगा यार, ये आपके प्राइम मिनिस्टर का रिटन स्टेटमेंट है पार्लियामेंट्री पार्टी को। अभिज्ञान जी, प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार और सच बोलने वाले आदमी हैं। सर, मैं प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा है सर, मेरी बात, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर इस मुल्क का इसलिए नहीं सुधर रहा है क्योंकि ब्यूरोक्रेट फाइल पे साइन नहीं करता है। वो इसलिए साइन नहीं करता क्योंकि सीएजी और सीवीसी में मसला उठ जाता है। जवाब दीजिए सर। अभिज्ञान जी, वही मैं कह रहा हूं। ब्यूरोक्रेट से आपका भी बहुत ताल्लुक होगा। जी बिल्कुल, आप भी उनको अच्छी तरीके से जानते होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, आज सीएजी की अगर एक रिपोर्ट आती है और वो किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कोई कमेंट कर देता है, यकीनन ब्यूरोक्रेट परेशान हो जाएगा। और अभी तक का जो सीएजी का रिपोर्ट है, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, सरकार की पॉलिसीज को कितना क्रिटिसाइज किया है सीएजी ने, जिसका आपको कोई हक नहीं है। आप सिर्फ इतना देख सकते हैं कि सरकार का 100 रुपए का खर्चा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। आपको यह हक नहीं है कि आप ये कहें कि 100 रुपए का अगर दूध मंगाया जाता तो उसके 120 रुपए वापस होते, सरकार का 20 रुपए का नुकसान हो गया। ये फैसला सरकार करेगी कि ये रुपया कहां खर्च होना है, सड़क बनानी है कि नहर बनानी है। ये फैसला सरकार की पॉलिसी का है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है, अभिज्ञान जी, जितनी सड़कें बनती हैं उससे कोई रिटर्न नहीं आता है, पानी की नहर निकलती है उससे रिटर्न नहीं आता है। लेकिन अगर सीएजी ये कहने लगे कि सरकार का ये पैसा जहां खर्च हो रहा है ये सारा वेस्ट हो रहा है, इसका रिटर्न नहीं। मैं बाकी के पैनल से देश का नुकसान हो रहा है। बहुत कम है। मित्तल, ये बहुत सीरियस इशू है। आप बार बार क्लेम करना चाह रहे हैं कि आरटीआई मतलब कि सरकार के कामकाज की जानकारी। सीएजी से देश के तमाम बड़े स्कैम्स निकल कर आए। आप कह रहे हैं कि वो एक ऑडिट एजेंसी है। ये बहुत सीरियस पॉलिसी कॉल है। प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को कि ब्यूरोक्रेट फाइल नहीं साइन करता, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स रुके सीवीसी और सीएजी के डर से। ये आर्ग्यूमेंट कब तक चलेगा? देखिए, राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले ही कहा कि आरटीआई से करप्शन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी लाया आरटीआई के लिए। और वही और उनके इम्पैक्ट सीएजी की वजह से हुआ। प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस देश? देखिए, प्रधानमंत्री ये रियलाइज शायद कर रहे हैं कि वो एक तरह से लेम डक गवर्नमेंट हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी उनके डिसीजन को लेना नहीं चाहती क्योंकि उनको लगता है कि ये सरकार अब गई तब गई, प्रधानमंत्री स्टेबल है नहीं है। अब उसकी ब्लेम आप उस पे दे दें कि सीएजी और सीवीसी की वजह से नहीं हो रहा। ये मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए, यही नहीं सवाल में एक बात अभिज्ञान जी और जोड़ूंगा। असली कारण यह है, चाहे राशिद मदवी जी नहीं कह रहे हैं, असली कारण यह है कि प्रधानमंत्री या मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। खाली सीवीसी वो तो अपनी रिपोर्ट देती है, उसके बाद ये कहें कि नहीं सीएजी ने किया। प्रधानमंत्री भी यदि खुद उसके पक्ष में खड़े हों कि अधिकारी ने जो किया, हमने अंतिम फैसला किया है, उस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता भी तो थी। सीएजी रिपोर्ट देती है, सीएजी का काम ही है, लेकिन उसके बाद अधिकारी यदि उस पर दस्तखत क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि अभी जो पिछला रिकॉर्ड रहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने नहीं किया, राजा ने किया, शर्मा ने किया, वर्मा ने किया। शुरुआत में अपने ओपनिंग कमेंट में कहा था ना कि कांग्रेस से तो उस स्तर पर पहुंच चुकी है कि कोई सोनिया गांधी के आने से फर्क नहीं पड़ता, वो नुकसान हो चुका है। क्या इस तरह के बयान वो नुकसान नहीं? जितना ये सब हुआ है पिछले 6-7 साल में, जो अवेयरनेस आई है अपने अधिकारों को लेके आरटीआई के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल करने की, उसकी वजह से सरकार के बहुत सारे काम रुके हैं जो सरकार करवाना चाहती थी। उसमें ब्यूरोक्रेसी को भी उसका एडवांटेज मिला है। ठीक है, बल्ले जी। देखिए, इस सारे परिदृश्य को देखकर एक कहावत याद आती है, मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थूक। जो अच्छा हो रहा है उसका तो श्रेय ये खुद लेना चाहते हैं और इनकी अक्षमता के कारण या कमजोरी के कारण जो सिस्टम बिगड़ा है उसका दोष ब्यूरोक्रेसी के मत्थे मरना चाहते हैं। अलवी साहब जिस आरटीआई की बात कर रहे हैं, उस आरटीआई की पारदर्शिता से घबराकर यही सरकार उसमें संशोधन लाने की कोशिशें करती रही, जिससे कि सरकार के पक्षों को दबाया जा सके। दूसरा, इसी आरटीआई की वजह से
आपको आश्चर्य होगा, जानकारी भी होगी कि पिछले 8 वर्षों में 30 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, केवल इसलिए कि वो सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। तो ये पक्ष किसके साथ जाएंगे? आरटीआई हमने लगाया, इसका श्रेय तो आप ले लेंगे, लेकिन आरटीआई की वजह से जो जाने जा रही है लोगों की, और आप जो संशोधन लाना चाह रहे हैं डर के, उसका क्या होगा? जहां तक कैग का सवाल है, कैग एक संवैधानिक संस्था है, और सरकार के मंत्री अगर कैग पर आक्षेप करते हैं तो ये संविधान की अवमानना है एक तरह से। कैग पर किस तरह के गंदे आरोप लगाए गए कि विनोद राय राजनीति करना चाह रहे हैं, भाजपा के हाथ में खेलना चाह रहे हैं। राशिद साहब कह रहे हैं कि कैग का काम ये नहीं है कि सड़क में पैसा खर्च कर दिया तो वहां क्यों कर। कैग ये नहीं कहता, कैग ये कहता है कि जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ वो 2.25 लाख करोड़ का था। ये तो दुरुपयोग की बात नहीं है, ये तो खुला खुला घोटाला है। अगर कैग उस घोटाले को सामने लाता है तो उस पर क्यों आक्षेप लगाया जाता है? वो अपना आकलन प्रस्तुत कर रहा है, आकलन फाइलों में दबाने के लिए नहीं होता है।